हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 30th नंबर का लेक्चर रहेगा और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर का हाल था उसके रिस्पेक्ट में 4 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। Crops which had industrial purposes were charged higher land revenue rate. 2 new crops, tobacco and maize, were introduced in the 17th century. Bengal was a major center for the cultivation of silk. Fruits were imported from Samarkand and Bukhara in Central Asia. देखिए 17th सेंचुरी की बिगनिंग में इंडिया एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी हो चुकी थी, जहाँ पे हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, जैसे कि वीट, राइस, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, बाजरा एटसेट्रा। और कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हुआ करते थे जो कि यूज़ किए जाते थे फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे कि कॉटन, इंडिगो और इसके अलावा रेड डाई, शुगर केन, ऑयल सीड्स एटसेट्रा। तो ये जो क्रॉप्स थे, ये जाहिर सी बात है लैंड रेवेन्यू ज़्यादा इनके लिए मिलता था एट अ हायर रेट। साथ ही इसके लिए जो रेवेन्यू था वो कैश में देना पड़ता था। फाइन, तो इसी वजह से इनको हम कैश क्रॉप्स या फिर सुपीरियर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि क्रॉप्स जिनका इंडस्ट्रियल पर्पस होता था उनके लिए हायर लैंड रेवेन्यू रेट चार्ज किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके अलावा 17th सेंचुरी में 2 नए क्रॉप्स को ऐड किया गया, टोबैको और मेज। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 2 न्यू क्रॉप्स, टोबैको एंड मेज, वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 17th सेंचुरी, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा 18th सेंचुरी में जाके 2 और चीजें ऐड हो जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है पोटैटो और सेकेंड है चिलीज। और ये जो क्रॉप्स हैं इनको लाया जाता था फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, मोस्टली बाय द पोर्तुगीज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी तक हमारे पास टोबैको और मेज जो है वो ऐड हो चुके थे, क्योंकि पोटैटो और चिलीज बाद में जाके 18th सेंचुरी में ऐड हुए थे। तो इस पीरियड तक सिल्क भी इंपोर्ट जो होता था चाइना से, उसका जो इंपोर्ट था वो बेसिकली स्टॉप हो चुका था। रीजन क्या था? क्योंकि सिल्क और टसर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था बंगाल के अंदर भी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बंगाल वाज अ मेजर सेंटर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, बिल्कुल सही है। यही रीजन है कि जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड था सिल्क का वो बंद होने लगा था। तो स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है। और मुगल रूलिंग की हम बात करें तो मुगल रूलिंग क्लास जो है वो एक ऑपुलेंट लाइफ जीते थे और उनको हाई सैलरीज मिलती थी, साथ ही जो उनके खर्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे। तो बहुत ज़्यादा पैसा फ्रूट्स के ऊपर बेसिकली खर्चा होने लगा और फ्रूट्स को हम बेसिकली इंपोर्ट करते थे फ्रॉम समरकंद एंड बुखारा इन सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे एक्चुअली जो चारों बातें लिखी हैं बिल्कुल सही हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू मथुरा स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मथुरा स्कूल के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी सही हैं। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्ट्रिया, पार्थियन एंड लोकल गंधारा ट्रेडिशन। एक्चुअली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाले का हो जाएगा गंधारा स्कूल एंड नॉट मथुरा स्कूल, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो गंधारा स्कूल है ये कॉन्फ्लुएंस होता है बैक्ट्रिया, पार्थियन एंड लोकल गंधारा ट्रेडिशनल इमेजेस का इन मथुरा, और बाद में जाके वो काफी सेंसुअल भी हो जाता है और फ्लैशियर हो जाता है, ठीक है। बुद्धा इमेज इज मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ यक्षा इमेजेस। Although Buddhist images are found in large numbers, images of Vaishnava and Shaiv faiths are also found. देखिए गंधारा आर्ट जो कि एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट का स्टाइल होता है, ये डेवलप हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, साथ ही ईस्टर्न अफगानिस्तान में। कब? बिटवीन द 1st सेंचुरी BCE एंड 7th सेंचुरी CE, ठीक है। तो जो स्टाइल होता है ग्रेको रोमन ओरिजिन का, ऐसा माना गया कि फ्लॉरिश हुआ था ज्यादातर ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी, और ये कंटेम्प्रेरी था विद एन इंपॉर्टेंट बट डिसिमिलर स्कूल ऑफ कुषाण आर्ट एट मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। तो बुद्धा इमेज इज मॉडल्ड ऑन लाइन्स ऑफ यक्षा इमेजेस, बिल्कुल सही है। और ऑल्दो यहाँ पे इस टाइम से हमें बुद्धिस्ट इमेजेस बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वैष्णवा और शैव फेथ्स के लोग भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत है, बाकी दोनों सही हैं। आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 and 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 मटेरियल्स लिखे हुए हैं। विच ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स इसमें से कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो इनकी पहचान क्या होती है? नॉन मेटालिक मिनरल्स बेसिकली मेटल्स कंटेन नहीं करते हैं। और लाइमस्टोन यस बिल्कुल है, माइका भी है, जिप्सम है, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली सारे ही एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स के हैं। आंसर हो जाएगा ऑल डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2, 3, 4 and 5।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे 2 रिवर दी हुई हैं, उनके बारे में 2 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। द रिवर चंबाल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी। द रिवर घाघरा एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एक एक स्टेटमेंट करके एनालाइज करते हैं। देखिए, चंबल फेमस होती है अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, और जिनको कि हम कहते हैं चंबल रिवाइंस, ठीक है। और गंडक एंटर होती है गंगा प्लेन में इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और फिर वो ज्वाइन करती है गंगा को एट सोनपुर नियर पटना। फाइन। बैडलैंड्स की बात करें तो बैडलैंड्स एक तरह के ड्राई टेरेन्स होते हैं जहां पे सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड क्ले रिच सॉइल्स हमें देखने को मिलती हैं, और वो इरोड हुई होती हैं बाय विंड एंड वाटर। और यहाँ पे स्टीप स्लोप्ड मिनिमल वेजिटेशन होता है, लैक ऑफ सब्सटैंशियल रिगोलिथ होता है, और हाई ड्रेनेज डेंसिटी होती है। फाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है कि रिवर चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी, ये सही है। और रिवर घाघरा नहीं बल्कि रिवर गंडक जो है वो एंटर होती है फ्रॉम द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फाइन। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट है, विद रिस्पेक्ट टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। इट वॉज सेट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नायक कमिटी। एक्चुअली कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी ने पास किया था गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को बनाया गया था इन प्लेस ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की बात करेंगे तो इसको सेटअप किया गया था फरवरी 2016 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड दिस नायक कमिटी। ये बिल्कुल सही बात है, और ये एक तरह की ऑटोनॉमस बॉडी थी। बीबीबी एक्चुअली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फाइन। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सेट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नायक कमिटी। इट वॉज पार्ट ऑफ इंद्रधनुष प्लान, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, बीबीबी जो था ये पार्ट था इंद्रधनुष प्लान का। फिर थर्ड है, द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो वाज अ पब्लिक अथॉरिटी एज डिफाइंड इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक पब्लिक अथॉरिटी थी जिसको कि डिफाइन किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, जो कि है 2005 का, ये भी सही है। और BBB इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक्चुअली गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। तो BBB की बात करेंगे तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, और सही आंसर हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और फिर अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.